नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रजनी, अर्थशास्त्र प्रवक्ता, शिक्षा विभाग हरियाणा, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का व्याख्यान मुख्य रूप से उत्पादन तथा आगम संबंधित संख्यात्मक प्रश्नों पर आधारित रहेगा। तो आज का व्याख्यान रहेगा संख्यात्मक प्रश्नों पर आधारित, और ये सभी प्रश्न जो हैं ये संबंधित होंगे कुल उत्पाद मीन्स टीपी, औसत उत्पाद एपी और सीमांत उत्पाद एमपी से संबंधित, तथा साथ ही हम उससे आगे करेंगे कुल आय, औसत आय तथा सीमांत आय से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न। व्याख्यान का जो मुख्य उद्देश्य है वो रहेगा, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक स्टेप हम ये कवर करेंगे और उससे अगला ये। इसमें हम करने वाले हैं कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद की अवधारणा, साथ ही हम उसके सूत्र करेंगे और इनकी जो वैल्यूज हैं मींस टीपी, एपी, एमपी, इनकी वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको समझेंगे। फिर उससे अगला हम चलेंगे कुल आगम, औसत आगम तथा सीमांत आगम की अवधारणा को समझेंगे हम और इनके सूत्र करेंगे, साथ ही इनकी गणना कैसे की जा सकती है, इन सब वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसे समझेंगे। संख्यात्मक प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले हम उत्पादन की विभिन्न अवधारणाओं तथा उनसे संबंधित सूत्रों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज के व्याख्यान के प्रथम उप विषय की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अब कवर करने वाले हैं अपना टॉपिक कुल उत्पादन से क्या अभिप्राय है। तो इसमें ये जो टर्म यूज की गई है उत्पादन, उत्पादन का क्या मतलब होता है कि जो उत्पादक होता है वो कई तरह की इनपुट्स का प्रयोग करता है। इनपुट्स जैसे श्रमिक, भूमि, पूंजी, कई तरह की इनपुट्स हो सकती हैं, कच्चा माल हो सकता है, बिजली हो सकता है, तकनीक हो सकती है। तो इन सब इनपुट्स की मदद से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है आउटपुट। तो मीन्स आउटपुट मीन्स उत्पादन। तो उत्पादन क्या है? उत्पादन जो है विभिन्न तरह की इनपुट्स का प्रयोग करके जो भी हम रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं उसी को ही हम उत्पादन कहते हैं। यदि मैं उत्पादन को Q से शो करती हूँ तो ये जो उत्पादन होगा ये किसका फलन होगा? ये I का फलन होगा, मीन्स इनपुट्स का फलन होगा। I के बढ़ने से Q बढ़ेगा, मीन्स जितने भी इनपुट्स हैं मीन्स उत्पादन के जो साधन हैं यदि हम उनका प्रयोग बढ़ाते हैं तो ही हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है उत्पादन, जो कि किसका परिणाम है? जो विभिन्न तरह के इनपुट्स का परिणाम होता है। इन इनपुट्स को यूज करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इस उत्पादन के अंतर्गत जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उसमें सबसे पहली है कुल उत्पादन। इसको हम टोटल प्रोडक्ट टीपी भी कहते हैं। तो एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा को ही कुल उत्पादन कहा जाता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कुल उत्पादन का, ये किसके बराबर है? यह औसत उत्पाद गुना में श्रमिक। यहाँ हमने श्रमिक का एग्जांपल लिया है क्योंकि श्रमिक क्या है? एक तरह से परिवर्तनशील साधन है। चाहे हम अल्पकाल की बात करें तो भी ये कैसा साधन होगा? ये परिवर्तनशील साधन होगा। टीपी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम कह रहे हैं औसत उत्पाद गुना में श्रमिक, या परिवर्तनशील जो साधन है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर श्रमिक लिया है उसकी संख्या से यदि हम गुना कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? कुल उत्पाद आ जाता है। अगली अवधारणा है औसत उत्पादन। इसको हम कहते हैं एपी मीन्स एवरेज प्रोडक्शन। तो परिवर्तनशील कारक, जैसे कि मैंने श्रमिक का उदाहरण लिया है लेबर, तो परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाता है। तो मीन्स एपी किसके बराबर हो जाएगा? एपी इक्वल्स टीपी डिवाइडेड बाय एल। तो मीन्स औसत उत्पाद किसके बराबर है? कुल उत्पाद को श्रमिक की संख्या से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा? औसत उत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट अवधारणा है सीमांत उत्पादन, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। तो एमपी क्या है? एमपी परिवर्तनशील कारक की एक
इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आ जाता है उसे ही सीमांत उत्पादन कहा जाता है। तो एमपी का फॉर्मूला क्या होगा? टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। या एक और फॉर्मूला है इसका, एमपी किसको मेजर करता है? एमपी चेंज को मेजर करता है, कुल उत्पादन में होने वाला चेंज डिवाइडेड बाय लेबर, जो श्रमिक परिवर्तनशील साधन है उसमें होने वाला परिवर्तन। तो ये एमपी के दोनों फॉर्मूलाज हैं। हमने अभी तक विभिन्न अवधारणाओं के अर्थ तथा उनसे संबंधित सूत्र तो कर लिए, और अब हम विभिन्न तालिकाओं की मदद से इन सब की मीन्स कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन की गणना कैसे की जा सकती है उस पर चर्चा करेंगे। इस तालिका में मैंने क्या दर्शाया है, इसमें 4 कॉलम्स हमने ले लिए हैं और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? कुल उत्पादन दिया हुआ है, और इस कुल उत्पादन के आधार पर हम औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन को कैलकुलेट करना, इसकी गणना करना सीखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में हमने श्रमिक की इकाइयां दे दी हैं। कुल उत्पादन है मीन्स टीपी है, वो है 50 पहली इकाई का, फिर 2 इकाइयों का प्रयोग करके 90 यूनिट्स 90 इकाइयों का उत्पादन हुआ। तीसरी इकाई भी जब यूज कर ली गई श्रमिक की तो 120 इकाइयों का उत्पादन हुआ। इसी तरह फोर्थ पर 140, फिफ्थ पर 150, जब 6 इकाइयों का प्रयोग किया गया तो कुल उत्पादन 150 हो गया, और 7th पर ये 140 और 8th पर 120 हो गया। तो ये जो मैंने यहाँ कुल उत्पादन दर्शाया है ये आप देख सकते हैं 40 का डिफरेंस है यहाँ पर, फिर ये 30 का, फिर 20 का, फिर 10 का हो गया, फिर यहाँ पर ये एक तरह से कुल उत्पादन जो है वो स्थिर हो गया और फिर ये घटना शुरू हो गया। एक्चुअल में स्टार्टिंग में क्या होता है, उत्पादन के साधन सब नए होते हैं तो कुल उत्पादन बढ़ता है, लेकिन ये फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता है उत्पादन के साधन पुराने हो जाते हैं और उनकी टूट फूट पर काफी खर्च उठाना पड़ता है, तो जो उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये हमारे लिए क्या है, ये एक तरह से हमारे लिए बेस वैल्यू है। इस वैल्यूज, जितनी भी ये वैल्यूज हैं, इनके आधार पर हम औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो औसत उत्पादन मीन्स एपी हो गया। एपी का हमने क्या फॉर्मूला किया था, जब हमारे पास कुल उत्पाद दिया हुआ है, कुल उत्पाद को श्रमिक इकाइयों से भाग कर देंगे। ये हमारे पास एल है, ये टीपी है, तो मीन्स इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एपी आ जाएगा। मीन्स 50/1 तो आ गया ये 50। इसी तरह 90/2 तो ये आ जाएगा 45। फिर 120/3 ये आ जाएगा 40, और इसी तरह 140/4 ये हमारे पास आ जाएगा 35। फिर 150 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया 30। फिर 150 डिवाइडेड बाय 6 ये आ जाएगा 25, और 140/7 ये 20 आ जाएगा, और 120/8 ये हमारे पास आ जाएगा। अब बच्चों हमने सीमांत उत्पादन कैलकुलेट करना सीखना है। यदि हमारे पास टीपी गिवन है तो सीमांत उत्पाद को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला हमने अभी किया था, एमपी इक्वल्स टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। अब जैसे कि पहली इकाई है ये हमारे लिए एन हो गई, और इससे पहले क्योंकि यहाँ पर ये लगातार चल रही है, काउंटिंग की तरह ही चल रहा है, तो 1 से पहले 0 ही होगा, तो पहली इकाई की तो एमपी क्या आ जाएगी 50। उसके बाद सेकेंड जो श्रमिक की इकाई है ये हमारे लिए एन बन गई, इसका उत्पादन है 90, और इससे पहली वाली मीन्स n-1 का टीपी क्या है 50, तो 90 माइनस 50 कर दिया तो ये 40 हमारे पास आ गया सीमांत उत्पादन। तो हमने यही प्रोसीजर फॉलो करते जाना है। 120 माइनस 90 30 आ गया। इसी तरह इसमें से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी अब, और इसमें से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो 140 माइनस 120 ये 20 आ गया, और इसमें से माइनस हो गया तो 10 आ गया। इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आएगा 0, और इसमें से माइनस होगा तो वैल्यू माइनस में चली जाएगी। 140 माइनस 150 माइनस 10 आ गया, और 120 माइनस 140 माइनस 20 आ गया। तो इस तरह से जैसे जैसे कुल उत्पादन अपने अधिकतम पर पहुंचकर यहाँ स्थिर हो गया, स्थिर होने की वजह से इसमें मतलब कोई परिवर्तन नहीं है, तो एमपी क्या हो जाएगी 0,
और जब कुल उत्पाद घटना शुरू हो गया तो एमपी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि सीमांत उत्पादन एक्चुअल में इसमें होने वाले परिवर्तन को ही दर्शाता है। अब इस तालिका में प्रिय विद्यार्थियों क्या दिया हुआ है, इसमें हमें औसत उत्पादन एपी गिवन है। आप ये देख रहे हैं, ये कॉलम पूरा है और ये श्रमिक की इकाइयां हैं और हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, हमें कुल उत्पाद कैलकुलेट करना है और सीमांत उत्पाद कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास श्रमिक की इकाइयां दी हुई हैं, कुल उत्पाद हम कैलकुलेट करेंगे, एपी हमें गिवन है और एमपी भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, यदि हमारे पास एपी है तो टीपी कैसे कैलकुलेट होगा, टीपी कैलकुलेट होगा एपी इंटू एल करके, क्योंकि एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का फॉर्मूला होता है टीपी बाय एल। तो इसी फॉर्मूला से हम टीपी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, टीपी इक्वल्स ये एल इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये फॉर्मूला बन गया। तो टीपी को कैलकुलेट हम कैसे कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आ गया 5, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 आ गया, 7 को 3 से गुना किया 21 आ गया, 7 इंटू 4 28, 6 इंटू 5 30। इसी तरह से हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और हमारे पास ये सब वैल्यूज आती जाएंगी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 28 आ गया। तो बहुत सिंपल है, यदि एपी गिवन हो तो हम टीपी को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एपी इंटू एल करके। और जब हमारे पास टीपी आ गया तो एमपी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा वही फॉर्मूला टीपी एन माइनस 1। तो जैसे कि 5 स्टार्टिंग में 5, उसके बाद अब क्या होगा, 12 माइनस 5 कर देंगे 7 आ गया, 21 माइनस 12 कर दिया 9 आ गया, 28 माइनस 21 किया तो हमारे पास ये एमपी आ गया। इसी तरह फिफ्थ जो इकाई है उसका एमपी क्या हो जाएगा, 30 माइनस 28 2 आ गया, ये 30 माइनस 30 कर देंगे 0 आ जाएगा और ये वैल्यू इससे छोटी है तो इस वजह से एमपी कैसा हो जाएगा, एमपी नेगेटिव आ जाएगा। 28 माइनस 30 किया तो -2 आ गया। तो इस तरह से इस बेस वैल्यू के आधार पर हमने कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन को कैलकुलेट करना सीखा। ये जो तालिका है पहली तालिकाओं से कुछ डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहला कॉलम तो श्रमिक की इकाइयां दर्शा रहा है, दूसरा उसी तरह से कुल उत्पादन दिखा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ वैल्यूज जो है वो नहीं शो की हुई। यहाँ पर भी औसत उत्पादन के जो मूल्य हैं वो दर्शाए नहीं गए हैं। इसी तरह सीमांत उत्पादन यहाँ पर नहीं दर्शाया हुआ, फिर यहाँ नहीं दर्शाया हुआ, यहाँ भी नहीं दर्शाया हुआ। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपको मैंने जो फॉर्मूलाज करवाए हैं आपको क्विकली अपने माइंड में वो रखने हैं और एक कॉलम से दूसरे कॉलम में वैल्यूज को कैलकुलेट करने की ट्राई करनी है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, श्रमिक की 0 इकाइयां हैं। यदि श्रमिक इकाइयों का प्रयोग हुआ ही नहीं तो उत्पादन 0 हो गया। जब कुल उत्पादन 0 है तो नेचुरली क्या है, औसत उत्पादन भी 0 आएगा और सीमांत उत्पादन भी 0 आएगा। अब आपको कुल उत्पादन के मैंने जो फॉर्मूलाज करवाए थे, एक तो मैंने आपको बताया एपी इंटू एल, एक ये फॉर्मूला करवाया। इसके अलावा यदि एमपी के आधार पर आपको इसे कैलकुलेट करना है तो एक ये फॉर्मूला होता है समीशन एमपी। अब आपके पास जहां भी एमपी गिवन है उसके आधार पर कुल उत्पादन को कैलकुलेट कर लो। मींस इसमें ये वैल्यू जुड़ जाएगी, ये आ जाएगा। इसमें ये वैल्यू जोड़ दें तो हमारे पास ये आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आपको सोचना है कि अगला ये वैल्यू तो यहाँ पर गिवन ही थी, अब आगे टेबल को कॉलम को यहाँ कंप्लीट करना है तो आपको अपना माइंड यूज करना है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर औसत उत्पादन हमें दिया हुआ है तो औसत उत्पादन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एपी इंटू एल। इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 19 को 4 से गुना कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, कुल उत्पादन आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 76। हम सिंपली इस 76 में ये 4 ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर यही हिंट है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर 76 प्लस 4 80 हो गया, ये हमारा
कॉलम कंप्लीट हो गया। अब जब ये कॉलम कंप्लीट हो गया तो इन दोनों को तो बहुत इजीली कंप्लीट किया जा सकता है, ये हमने सिखा भी है अभी। तो जैसे कि पहले हम सीमांत उत्पादन देख लेते हैं। 66 माइनस 46 करेंगे, ये 20 आ गया। 76 माइनस 66 करेंगे, 10 आ गया। तो ये हमारे पास सीमांत उत्पादन का कॉलम भी पूरा हो गया। और ये जो एपी है, एपी कैसे कैलकुलेट होता है, टीपी बाई एल करके। तो हमारे पास टीपी की वैल्यूज हैं, तो इसको श्रमिक की इकाइयों से भाग दे देंगे। मीन्स 20 बाय 1 20 आ गया। 46 बाय 2 ये आ जाएगा 23। फिर 66 बाय 3 ये 3 आ गया, और ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। और फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा औसत उत्पादन का कॉलम भी कंप्लीट हो गया। तो हमने कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन की गणना कैसे की जा सकती है, इस पर अभी तक चर्चा की। और अब हम आज के दूसरे उप विषय की तरफ बढ़ते हैं और हम आगम की अवधारणा के बारे में समझेंगे। तो आगम मीन्स रेवेन्यू। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आगम को सिंपल शब्दों में बोलते हैं आय। तो आय का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो आय प्राप्त होती है उसे ही फर्म की आगम कहा जाता है। अब इस आगम के अंतर्गत जो सबसे पहले अवधारणा है वह है कुल आगम मीन्स कुल आय या टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या होती है कि एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो भी धन अर्जित होता है उसे ही हम कुल आगम कहते हैं। तो मीन्स ये क्या हो गया, ये सब बिक्री राशि या प्राप्तियों या आगम का योग होता है। तो कुल आगम मीन्स टोटल रेवेन्यू। इसका फॉर्मूला क्या है, यदि हम वस्तु की कीमत और बेची गई मात्रा दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स P इंटू Q लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल आगम आ जाएगी या कुल आय हमारे पास आ जाएगी। अगली अवधारणा क्या है, औसत आगम या औसत संप्राप्ति। तो एवरेज रेवेन्यू इसको बोलते हैं। तो उत्पादन की प्रति इकाई की बिक्री से प्राप्त होने वाली आगम को ही औसत आगम कहा जाता है। और ये क्या होती है, वस्तु की प्रति इकाई कीमत भी कहलाती है। तो औसत आय किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी सोल्ड, जो मात्रा बेची गई है उससे भाग दे देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, औसत आय आ जाएगी। कुल आगम डिवाइडेड बाय बेची गई मात्रा। और इसको प्रति इकाई कीमत भी कहते हैं। कई बार क्या ये पूछा भी जाता है कि आप प्रूव करें औसत आय किस तरह से कीमत भी कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम TR का, जो अभी आपको मैंने फॉर्मूला करवाया था, TR किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है P इंटू Q के। तो अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देती हूँ, मीन्स यहाँ मैं लिख देती हूँ P गुना Q और इसको इस Q से भाग दे देती हूँ, मीन्स यहाँ पर सिंपल मैंने TR की वैल्यूज रख दी, तो ये कट हो जाएगा और AR किसके बराबर आ जाएगा, P के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि AR मीन्स औसत आय वस्तु की प्रति इकाई कीमत भी कहलाती है। तो मीन्स AR और P दोनों सेम चीजों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगली अवधारणा है सीमांत आगम संप्राप्ति, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक अर्थात अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन आ जाता है, चेंज या अंतर आ जाता है, उसे ही सीमांत आगम कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, सीमांत आगम का फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, TRN माइनस TRN माइनस 1, या फिर कुल आय में होने वाले परिवर्तन को बेची गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन से यदि विभाजित कर देते हैं तो भी हमारे पास आ जाएगी MR। अब हम आगम से संबंधित अवधारणाओं की गणना कैसे की जा सकती है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम विभिन्न तालिकाओं में कुल आगम, औसत आगम तथा सीमांत आगम की कैलकुलेशन के बारे में अब समझेंगे। यहाँ ये जो तालिका है, इस तालिका में 4 कॉलम दर्शाए गए हैं। पहले कॉलम में है बेची गई मात्रा, मीन्स यहाँ पर कितनी इकाइयां बेची जा रही हैं, 1 से लेकर 7 तक इकाइयां जो है वो बेची जा रही हैं। हमें कुल आगम नहीं दी हुई है, हमें ये कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, औसत आगम दी हुई है। और सीमांत आगम फिर से हमें नहीं दी हुई है, हम इसकी गणना करना
सीखेंगे। और ये जो तालिका है ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ही उदाहरण है, क्योंकि आपको ध्यान होगा पिछले लेक्चर में बताया गया था, पिछले व्याख्यान में ये चीज बताई गई थी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है वहां पर जो औसत आगम होती है वो स्थिर रहती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। और औसत आगम को ही हम क्या बोलते हैं, हम उसको कीमत भी कहते हैं। तो औसत आगम या फिर कीमत एक ही चीज है। और कुल आगम का हमने फॉर्मूला किया था। कुल आगम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि हम AR को Q से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला था ना P इंटू क्यू, ARP ही होता है। तो ये फॉर्मूला जो यूज करके हम इस कॉलम को कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारे पास बेची गई मात्रा है, मीन्स हमारे पास ये Q दिया ही हुआ है, AR या P हमको गिवन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम कुल आगम को कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स 1 को 5 से गुना कर दिया, ये आ गया, 2 को 5 से गुना कर दिया, 10 आ गया। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे तो ये जो कॉलम है ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कीमत जो है वो स्थिर है। तो यहाँ कुल आगम में भी सेम चेंज आएगा, 5 का डिफरेंस आता चला जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, और इन दोनों की गुना हमने कर दी तो ये क्या आ गया 35। तो ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इस कॉलम के आधार पर हम सीमांत आगम को भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि MR किसके बराबर होता है, TRN माइनस TRN -1। ये फॉर्मूला होता है MR का। तो मीन्स पहली इकाई से शुरुआत हो रही है, तो कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम पहली इकाई पर सेम आ गए। फिर इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें से माइनस हुआ तो ये वैल्यू आ गई। इस तरह से ये हम कॉलम जो है इसको भी पूरा कर लेते हैं। हमारे पास ये जो टेबल हमें दी हुई थी औसत आगम के आधार पर बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना, ये हमने कर लिया। क्योंकि जब औसत आगम स्थिर होती है तो सीमांत आगम क्या होती है, उसके बराबर होती है। ये AR और MR यहाँ क्या है, इस उदाहरण में एक दूसरे के बराबर हैं। इस तालिका में भी हमें औसत आगम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है डिफरेंस, पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है कि जो औसत आगम है वो एक तरह से ये कह सकते हैं हम, व्यवहारिक स्थिति हमें दर्शाई गई है कि ज्यादा जो मात्रा होती है वस्तु की वो कब बेची जा सकती है, जब कीमत कम होती है। यहाँ भी स्टेप्स वही फॉलो होंगे कि कुल आय को हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के आधार पर, और सीमांत आगम को हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के आधार पर। बस यहाँ क्या है, वैल्यूज बदल रही हैं, स्थिर नहीं है, ये वैल्यूज बदल रही हैं, जैसा कि एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में होता है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये अपना कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। 100 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आ गया 100। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे तो ये हमारा कॉलम पूरा हो जाएगा। 70 इंटू 4 ये हमने कर लिया, और 60 इंटू 5 ये वैल्यू आ गई, और 50 इंटू 6 ये वैल्यू आ गई। ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इसी कॉलम के आधार पर हम सीमांत आगम को भी कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि शुरू में 100 आएगी ये, उसके बाद इसमें से वैल्यू माइनस हो जाएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से माइनस हो गया, ये वैल्यू आ गई, इसमें से माइनस हुआ, MR आ गया। इस तरह फिफ्थ जो इकाई है उसका MR क्या आएगा, 300 माइनस 280 कर दिया, ये MR आ गया, और इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये MR हमारे पास आ गया। तो सीमांत आगम जो है वो 0 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो इस तरह से यदि हमें एक बेस वैल्यू में औसत आगम दिया हुआ है तो हम कुल आगम पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर कुल आगम के आधार पर हम सीमांत आगम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस तालिका में कुल आगम हमें गिवन है, दी हुई है ये वैल्यू, ये कॉलम कंप्लीट किया हुआ है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें औसत आगम और सीमांत आगम इन दोनों की गणना करनी है। तो सीमांत आगम हम पहले भी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। यदि कुल आगम दिया हो तो औसत आगम कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके औसत आगम को
कैलकुलेट कर सकते हैं। ये Q क्या है, क्वांटिटी सोल्ड, और TR क्या है, कुल आगम, ये यहाँ पर हमें गिवन है। तो 10/1 ये आ जाएगा औसत आगम, 24/2 और 33/3 ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 8, 6 और 4। तो इस तरह से औसत आगम कंप्लीट हो गए। और सीमांत आगम वही हम जो यूज कर रहे थे फॉर्मूला, TRN-1, तो मीन्स ये 10 यहां पर लिख देंगे हम, और 24 - 10, इसी तरह 33 - 24, और फिर उसके बाद 7 आ जाएगा ये, इसी तरह 40 - 40 0 आ गया, फिर इसमें से ये माइनस हो गया -4, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये -8। तो इस तरह से सीमांत आगम का कॉलम भी कंप्लीट हो गया। इस तालिका में हमें सीमांत आगम दी हुई है, MR की वैल्यू दी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये कॉलम पूरा का पूरा कंप्लीट है, और बेची गई मात्रा भी हमारे पास है, तो मीन्स Q भी हमारे पास है, MR भी हमारे पास है। और हम क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे, हम एक तो कुल आगम का कॉलम सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद ये औसत आगम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ और हम क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे, मांग की कीमत लोच, इसकी गणना करना भी हम सीखेंगे। तो पहले देखते हैं कि MR गिवन होने पर TR कैसे निकाली जा सकती है। यदि MR हमें दी हुई है तो TR हम कैलकुलेट कर सकते हैं समीशन MR करके। मीन्स MR की जो वैल्यूज हैं उनको 1/1 यदि हम जोड़ते जाएंगे, मीन्स पहली इकाई बेचने पर तो कुल आगम कितनी हुई, 10। अब इसमें ये वैल्यू जुड़ जाएगी तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से इसमें ये वैल्यू जुड़ जाएगी तो हमारे पास आ जाएगी 18। इसी तरह इसमें ये ऐड कर दो 20, 20 में 2 ऐड हो गया 22, फिर उसके बाद 0 ऐड करेंगे, कोई चेंज नहीं, फिर 0 है तो कोई चेंज नहीं है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया कुल आय में। और फिर उसके बाद क्या है, सीमांत आगम यहाँ हमने नेगेटिव दर्शा दी, तो इसमें यदि ये जुड़ जाएगा तो हमारे पास कुल आय क्या आ जाएगी, ये 17 आ जाएगी, क्योंकि 22 में हमने 5 जो है जोड़ना था, इसके साथ माइनस साइन है तो ये 17 आ। तो ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब बहुत इजीली हम AR भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये TR/Q होता है। तो मीन्स ये देखिए ये TR है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 10/1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16/2, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही मैं कैलकुलेट करती जा रही हूँ, 18/3 6 आ जाएगा, नेक्स्ट 5 आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 5, ये 4.4 आ गया। इसको 22 को 6 से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.67। इसी तरह 22 डिवाइडेड बाय 7 यदि हम कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.14, ये 1 है, 3.14 आ जाएगा। इसी तरह 22/8 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.75, फिर 17 को 9 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 1.89। तो यहां तक हमने AR को कैलकुलेट करना सीख लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमारे पास AR भी है, MR भी है, और हमें मांग की कीमत लोच कैलकुलेट करनी है, तो इसका मैं आपको बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूँ। आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है AR डिवाइडेड बाय AR माइनस MR। तो आपके पास औसत आय है यहाँ पर, और उसके अलावा MR भी है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर वैल्यू पे, जैसे पहली इकाई है, पहली इकाई की तो गणना नहीं हो पाएगी क्योंकि AR माइनस यदि हम MR करेंगे तो इनमें से एक तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं हो सकती है, तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर उसके बाद अगली इकाई पर जो AR है वो तो है 8 और MR क्या है
6। तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 2। तो ये क्या वैल्यू आ गई 4। तो मैं सिंपली यही फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, किसी भी तरह से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब फिर इसके बाद AR मैंने यहाँ लिख दी 6 है और 6 माइनस 2 4 आ गया। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1.5। फिर नेक्स्ट है AR 5 है, 5 को मैंने डिवाइड कर दिया 5 माइनस 2 मीन्स 3 से मैंने इसको विभाजित कर दिया। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1.67। तो ये मांग की कीमत लोच हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं यदि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट AR की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी 4.4, ये गिवन है यहाँ पर, और इसमें से ये माइनस हो गया तो मैं वो वैल्यू भी यहाँ पर लिख देती हूँ 2.4। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 1.83। इसी तरह 3.67 यहाँ लिखा AR और डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं 0 ही गिवन है तो मीन्स कोई चेंज नहीं आएगा, MR 0 ही है हर बार। तो हम इसी वैल्यू को इसी से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी मांग की कीमत लोच की 1। इसी तरह यहाँ पर भी होगा 3.17 को मैं 3.17 से डिवाइड करूंगी तो 1 आ जाएगा, क्योंकि MR में कोई चेंज है ही नहीं, मीन्स वो 0 ही है, कोई वैल्यू है ही नहीं MR की। तो AR बाय AR ही हो जाएगा, यहाँ पर 0 होने की वजह से AR बाय AR। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि मैंने 2.75 को 2.75 से डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद क्या है 1.89, और इसको हमने किससे डिवाइड करना है, इसको 1.89 में से हमने माइनस करना था 5। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.89। तो हमारे पास जो ये मांग की कीमत लोच है वो हमारे पास आ जाएगी 0.27। अब देखो बच्चों, आपके सामने ये तालिका बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि इस तालिका में क्या है, बेची गई मात्रा हमें दर्शाई हुई है, लेकिन कुल आगम सिर्फ पहली इकाई का गिवन है और चौथी इकाई का दिया हुआ है, बाकी हमारे पास नहीं है वैल्यूज। इसी तरह औसत आगम हमें सिर्फ दूसरी इकाई का दिया हुआ है 9, और सीमांत आगम हमारे पास सिर्फ है 3rd यूनिट का, 5th यूनिट का और 6th यूनिट का। ये वैल्यू दी हुई है और हमें क्या कहा गया है, तालिका को पूरा करें। तो हम क्या कर सकते हैं, TR के हमारे पास दो फॉर्मूला हैं, एक है AR इंटू Q और दूसरा हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, समीशन MR। तो जहां पर भी AR गिवन है, सबसे पहले हम इसी कॉलम को पूरा करने की कोशिश करेंगे, फिर हम बाकी कॉलम्स पे आसानी से कर सकते हैं। तो मीन्स अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 गुना 2 कर दिया, 18 आ गया। अब इसमें ये वैल्यू ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि समीशन MR भी करके हम TR को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू हमें गिवन थी, इसमें ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। इसी तरह इसमें हम ये ऐड कर देंगे, 0 ऐड हुई तो में कोई चेंज नहीं आया, तो कुल आगम आ गई हमारे पास। AR को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास TR है तो हम AR को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, TR डिवाइडेड बाय Q करके, मीन्स इन वैल्यूज को इससे भाग कर देंगे। ये 10 आ गया, ये हमें दी हुई है, 24/3 आ गया, ये आ गया आंसर, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो इसी के आधार पर हम MR को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला हमें मालूम ही है, इस फॉर्मूला को हमने सिंपली अप्लाई कर देना है। तो पहली तो सीमांत आगम 10 आएगी, फिर 18 में से 10 माइनस हो गया, 8 आ गया। ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, फिर भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। 24 में से 18 माइनस होता है तो 6 आता है, 28 में से 24 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी टेबल हमने कंप्लीट करना सीख लिया है। तो आज हमने उत्पादन तथा आगम से संबंधित अवधारणाओं के अर्थ समझे, उनके सूत्र किए और हमने कई तालिकाओं की मदद से इनकी गणना करना भी सीखा। तो इसी आधार पर प्रिय विद्यार्थियों, अब आप अपना गृह कार्य नोट कर लें।
तो होमवर्क में प्रिय विद्यार्थियों, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद की अवधारणा और उनके सूत्र को समझकर दोहराना है और लिखना है। फिर आप उसके अतिरिक्त क्या करेंगे, आप कुल आगम, औसत आगम तथा सीमांत आगम की भी अवधारणा और उनके जो सूत्र मैंने आपको करवाए हैं, फॉर्मूला जो करवाए हैं, उनको अच्छी तरह से समझकर दोहराएंगे और लिखेंगे। और जितनी भी तालिकाएं मैंने आपको करवाई हैं इस व्याख्यान के दौरान, उन सब तालिकाओं को आप स्वयं कैलकुलेट करके, सभी वैल्यूज को गणना करके उनको लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। मुझे आशा है कि आज का व्याख्यान आपको समझ आया होगा और आप अपने गृह कार्य को करने में भी सक्षम रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं रजनी अब आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।